नमस्कार, मैं हूं अभय कृष्ण उपाध्याय। आमतौर पर न्याय के मंदिरों से उम्मीद की जाती है कि वहां किसी भी फरियादी को बराबर इंसाफ मिले और किसी भी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आज एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बेहद परेशान और निराश होकर अपना दर्द बयां करने वाले हैं। न्याय देने वाला ये न्यायाधीश आज खुद के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी कहने जा रहा है। आज हम इन्हीं एडीजे की जुबानी सुनेंगे आखिर उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। जबलपुर के सिहोरा में पदस्थापित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आर.के. श्रीवास आज सबके सामने ये बताएंगे कि क्यों ऐसे हालात बन गए या क्यों उन्हें इतनी गहरी निराशा और परेशानी है कि मीडिया को 4 पन्ने का पत्र लिखकर उन्हें अपना दर्द बयां करना पड़ा है। आज आपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हम आपको वो खत दिखा रहे हैं जो एडीजे आर.के. श्रीनिवास ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से न्यायालयों में ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ चीज़ें ठीक नहीं है, जो तबादले की नीति है उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप एडीजे श्रीवास की तस्वीर देख रहे हैं, वो खुद अपने थोड़ी देर में हमारे साथ आपके सामने होंगे और खुद बयां करेंगे कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, ऐसी कौन सी नाइंसाफी उनके साथ हो गई और इससे न्याय पाने के लिए उन्होंने कहां कहां कोशिशें की लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। ये सारी बातें वो खुद ईटीवी के कैमरे के सामने मौजूद होकर आपके पास पहुंचाने जा रहे हैं। और एडीजे ने ईटीवी के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। आपको सबसे पहले वही सुनवाते हैं। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में पदस्थ अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार श्रीवास इन दिनों परेशान हैं। क्या परेशानी है हम उनसे खुद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार श्रीवास जो बताएंगे कि क्या तरह की परेशानी है। सर, एक बहुत बड़ा साहस का कदम रहता है मीडिया के सामने आने का, क्योंकि जज की कुर्सी पर आप पिछले कई सालों से न्याय कर रहे हैं। क्या परेशानी आ गई ऐसी आपको जो आप आज मीडिया के सामने आए? मैं 4 बिंदुओं के संबंध में ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। एक तो ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में, इससे व्यथित हो गए बहुत से न्यायाधीश परेशान है जुडिशरी में, लेकिन कहने का कोई साहस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनको मालूम यदि कहेंगे तो हमें कहीं ना किसी तरीके से परेशान किया जाएगा या किसी ने नौकरी करने में किसी न किसी प्रकार की अड़चन और बाधा आएगी। दूसरा, एसीआर के संबंध में भी लिखा गया, एसीआर के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा भी जो वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की प्रतिलिपि प्रदान करने का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश को या प्रत्येक ऑफिसर्स को उसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में क्या लिखा गया है उसके समस्त तथ्यों से अवगत कराया जाए। मैंने इस संबंध में 2014 से लेकर के सतत माननीय उच्च न्यायालय से मांग की जा रही है कि इस संबंध में हमें वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की प्रतिलिपि प्रदान की जाए, लेकिन अभी तक हमें वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की प्रतिलिपि प्रदान नहीं की जा रही है। हमें यह भी निर्देशित किया गया कि आप आरटीआई में प्राप्त करें। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि प्रत्येक न्यायाधीश को देना है तो उसका पालन करना चाहिए। यदि कोई पालन नहीं करेगा तो वो भी एक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को उसका पालन करने का दायित्व है। राजेंद्र जी, एक बात जानना चाहूंगा कि तबादला नीति पर जिस तरीके से आपने जो खुलासा किया है, किस तरीके की परेशानी आती है सेशन जज के जजों के सामने जो जब आप तरीके का खाना पड़ा? सेशन जज के सामने नहीं, हर जज के सामने। अधीनस्थ न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्टर्ब करना, किसी व्यक्ति के एक ही साल में 3-3 बार ट्रांसफर करना, किसी व्यक्ति के तो ट्रांसफर माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय अधिकारी द्वारा किए गए उनके आदेश को उसी समय निरस्त कर दिया जाता है ट्रांसफर करने के बाद, और लोगों को पता न चले उसका स्थानांतरण निरस्ती का आदेश भी उसमें अपलोड नहीं किया जाता है। तो मतलब जब आपने किसी व्यक्ति का स्थानांतरण आपने किया है तो आप उनका दायित्व कि जाकर के वहां पर ज्वाइन करें, लेकिन बिना ज्वाइन करे उनके स्थानांतरण आदेश निरस्त कर जाते हैं। मतलब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 ही जगह में लोगों के आसपास घूमते रहते हैं। जिन न्यायाधीशों की सर्विस 12 से 15 वर्षों की हो चुकी है उनमें कई न्यायाधीश ऐसे हैं जिनके
पदस्थापना 4 महानगरों से 100 किलोमीटर के दायरे में रही। यदि इस संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी, समस्त तथ्यों का पता लगेगा। ये भेदभाव वाली बात कहीं से जो आपने कही है, भतीजाबाद वाली बात, ये कहाँ तक जायज है? ये पूर्ण रूप से जायज है। मेरे पास उन लोगों के नाम हैं। जब वर्ष 2016 में ट्रांसफर किए गए थे तो मैंने नियमों के उल्लंघन के संबंध में एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधिपति को लिखा था और उसमें सब नामों का खुलासा किया गया था। ये पॉलिसी है कि 2.5 साल के भीतर प्रत्येक न्यायाधीश का ट्रांसफर करेंगे। कट ऑफ डेट देते हैं कि 2.5 साल इस दिनांक को पूरा होने चाहिए। कुछ न्यायाधीश तो ऐसे हैं कि जिनका 1 साल पदस्थापना पे हुआ है, उनके स्थानांतरण भी हो जाते हैं और उनके स्थानांतरण में यह भी नहीं रहता है कि इनका स्वयं का अभ्यावेदन था। क्या माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारी को सपना आता है कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर करना है? अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर करना है तो जब जिस आपकी पॉलिसी बनी कि 2.5 साल या 3 साल हो गए, उन्हीं के नाम आने चाहिए। कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। एक बात जानना चाहूंगा राजन जी, ये जिस तरीके माहौल जब आपने इस बात का खुलासा किया है, आमतौर पर देखा जाता है जो न्याय जगत की बातें होती हैं या खासकर जजों की जो आपस की नीतियां होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, वो मीडिया पे नहीं आती है। इस खबर को आप लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या रहता कि जैसे बैलून रहता ना, दबाते रहो तो फूट एक सीमा आती है, उसके बाद उसको फूट जाता हूं। इसलिए जब मेरे साथ अति हुई तो मैं मीडिया के समक्ष आया और एक आत्मघाती कदम मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ईश्वर मेरे साथ में। इस मीडिया में आने के पहले आपने कहां यदि इन संपूर्ण तथ्यों की वास्तव में जांच हुई, मुझे मालूम है कि जांच नहीं होगी, लेकिन क्या बोलते हैं कि मेरा काम है प्रयास करना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं क्योंकि 90% जज जुडिशरी में परेशान हैं इस ट्रांसफर नीति को लेकर के, लेकिन कहने का साहस कोई नहीं करते, बेचारे इधर से उधर परेशान होते रहते हैं। हम हमारे परिवार के मुखिया है माननीय उच्च न्यायालय का, हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। उनका दायित्व है कि हम उनके बच्चे हैं, हमें समान रूप से करके हमारी परेशानी को समझे और जो पॉलिसी आपने एक व्यक्ति की लगाई है सबके साथ में लागू की जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से इंदौर, जबलपुर से भोपाल। ये मीडिया में आने से पहले आपने किन किन अधिकारियों के पास अपनी बात कही? मैंने मीडिया में आने के पहले माननीय मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं 2 बार लेटर लिख चुका, जिसमें ग्रीवांस मेरी रजिस्टर्ड हुई, लेकिन यह माना गया कि आपका जो मुद्दा है जनहित याचिका में नहीं आता है। इस आधार पर उन्होंने 2 बार 3 जनवरी 2017 और 3 फरवरी 2017 को निरस्त किया। उसके बावजूद भी मैंने मानव अधिकार आयोग को भी इस संबंध में शिकायत की कि साहब ये हम भी मानव है, नौकरी करने से हमारे मानव अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, हमारे अधिकारों की सुनवाई की जाए। वहां भी कोई कार्रवाई नहीं। तमाम जगहों पर आप अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बात जानना चाहूंगा राजन जी, क्योंकि आप मीडिया में आए हैं, ये काफी साहस भरा कदम होता है कि आम जनता के सामने आके अपनी बात कहना, अपनी खासकर जजों की बात के सामने निकालना, कितना बड़ा कदम माना जाए और अब आगे आपका क्या इस पे सोचना है? सर मेरा कदम तो कोई नहीं है, छोटा सा कदम है। एक प्रयास किया मैंने किसी चीज को सुधारने के लिए। मैं कोई लीडर नहीं हूं, मुझे लीडरशिप का शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम दूसरों के अधिकारों को न्यायालय में बैठ करके उनके वो करते हैं तो हमारी बात को सुना जाए। न्यायालय में आते हैं लोग बात कहते हैं कि सत्य बात कहना चाहिए, लेकिन जब मैं सत्य बात माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना निवेदन करता हूं तो मुझे चिढ़ करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करती है। राजन जी, ये तमाम मुद्दा है जो आपने उठाया, क्योंकि आप खुद भी जज हैं, आप खुद भी न्याय कर रहे हैं कई सालों से। आपकी राय में किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है जो मूल मुद्दा है? सॉल्व करने का तरीका है कि कॉमन मिनिमम पॉलिसी, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। आपने एक पॉलिसी बनाई, उसके सभी लोगों को उसके आधार पर ट्रांसफर किया जाए, खत्म हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सिहोरा तहसील में पदस्थ एडीजे राजेंद्र कुमार श्रीवास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से जो तबादला नीति में गड़बड़ियां चली आ रही हैं और खासकर भतीजाबाद की जो परंपरा चली आ रही है वो खत्म होना चाहिए, समानांतर वाली प्रणाली आना चाहिए। और ये काफी एक अहम बात है और एक काफी बड़ा खुलासा भी कहना चाहिए, और एक ये बड़ा मुद्दा भी है समाज के लिए भी कि न्याय करने वाला एक न्यायाधीश आज खुद न्याय मांग रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र मिश्रा के साथ दुर्गेश कुमार, टीवी न्यूज, जबलपुर। और इस मुद्दे पर और आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद श्री आर.के. श्रीवास एडीजे, और साथ ही साथ एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बी.ए. खान साहब रिटायर्ड जज हैं आप सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। श्रीवास साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये कहा 90% जज जो है ये परेशान है इन नीतियों को लेकर, तबादले नीति को लेकर, और किसी न किसी वजह से। तो ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत है, ये कहीं आपको तकलीफ हुई है तबादले की नीति से, और दूसरे जो आप जो कई 4 पॉइंट्स में अपनी बात को रख रहे हैं, या फिर आप बाकी 90% जजों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं?
मैं अपनी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, साथ में सभी न्यायाधीशों की ओर से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में कहीं तरीके से किसी कार्य के प्रति कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाकी 90% जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आम आदमी, उसके लिए जो न्याय मिलने की उम्मीद होती है वो न्यायपालिका होती है, और ऐसे में अगर कोई उसी पद पर बैठा हुआ आदमी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को न्याय देने की, अगर अपनी बात को लेकर मीडिया के फोरम में आता है, तो आपको नहीं लगता है कि न्याय व्यवस्था पर थोड़ी लोगों की जो भरोसा है वो भरोसा कम होता है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कारण यही है कि वहां भी पक्षपात चालू हो गया है, इस कारण हो रहा है वो। चलिए ठीक है, हमारे साथ बी.ए. खान साहब हैं, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के। खान साहब, सर आपने सुना जो एडीजे आर.के. श्रीवास कह रहे हैं, इनका कहना है कि तबादले की नीति में बहुत सारी खामियां हैं। ये एसीआर की बात कर रहे हैं और जो चरित्रावली की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपने अपने कार्यकाल में इस तरह की शिकायतें देखी सुनी है, और जिस तरीके से ये मीडिया के फोरम पर लेकर आ रहे हैं श्रीवास साहब, ये कितना आपको जस्टिफाइड लगता है? मुझे तो लगता है पहले ये इनका एक जाती मेरे ख्याल में शिकायत है। हालांकि इसमें कुछ दम है, किसी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन ये नहीं है कि 90% जुडिशल अफसरों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई जुल्म हो रहा है। देखिए, हर एक हाई कोर्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उसमें जितना हाई कोर्ट में जितने जजों की तादाद हो उसी हिसाब से होती है। कहीं 10 लोग की कमेटी होती है, कहीं 5 लोग की कमेटी होती है। ये सबसे सीनियर जज होते हैं जो इस कमेटी में होते हैं, और वही जो निचली अदालतों के जज साहबान हैं, एडीजेस हों या सिविल जजेस हों, उनके तबादले वगैरह का फैसला करते हैं। तो इसमें एक खास कोई जज साहब का ये नहीं होता है कि वो अपने से वो फैसला करे, एक कलेक्टिव फैसला होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी होता है, ये हमारे तजुर्बे में रहा है कि कई जज साहबान के बड़े चहेते लोग होते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, या जिनसे जो उनके मुताबिक काम अच्छा करते हैं। काम तो कई किस्म के हैं, ये तो जुडिशल काम ही नहीं है, तो वो उनका प्रमोट करते हैं, और उनके प्रमोशन वो तो सुप्रीम कोर्ट तक होता है, वो तो हर एक हाई कोर्ट में भी होता है। मान लीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कोई मनपसंद हाई कोर्ट का जज हो, तो वो उसको आगे लाने के लिए अपनी प्रयास करता है, अपना प्रयास करता है। खान साहब, आपके अनुभव के आधार पर जो आपने बताया, जो हमने समझा, उसके लिहाज से तो ये लगता है कि श्रीवास साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कोई बहुत गैर वाजिब नहीं है, मतलब उनमें दम है, उसमें तथ्य है। नहीं, किसी हद तक ये दम। देखिए, पहले तो ये श्रीवास्तव साहब को समझना चाहिए कि भाई नौकरी आपके पसंद के मुताबिक नहीं हो सकती है। नौकरी में तो ट्रांसफर भी होना है, नौकरी में तो एक्शन भी आपको फेस करना है, नौकरी में भी आपको अपने काम को परखना भी है। इसलिए ये नहीं है कि 90% जो हमारे निचली अदालतों में जज हैं उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी हद तक ये ठीक है, मैं मानता हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ कई हाई कोर्टों में कोई पॉलिसी ही नहीं है तबादले की जी, और जहां तबादले की पॉलिसी है वहां उसमें भी इधर उधर हो जाता है, उसमें भी कोई हेर फेर हो जाता है। लेकिन उसमें कई कारण होते हैं। मान लीजिए कि एक पॉलिसी में यह है कि एक जज साहब को 2 साल के लिए एक जगह रखो, और कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति बन जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि जज साहब की जरूरत एक चीफ जस्टिस को किसी और जगह पड़ती है। ठीक है खान साहब, मैं आपको बीच में रखना चाहूंगा। वो ठीक है कि अगर कोई खास जरूरत, ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तब तो ये उस अधिकारी को किसी खास जगह पर रोका जा सकता है। लेकिन श्रीवास साहब का ये कहना है कि कम से कम मध्य प्रदेश में ज्यादातर मामलों में यह हो रहा है कि इन तबादला नीतियों को ताक पर रख दिया जा रहा है और व्यक्तिगत पसंद या नापसंद ज्यादा मायने रख रही है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और हमारे साथ के लाहौटी मध्य प्रदेश में रिटायर्ड जज रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कहीं मत जाइए, हम इस चर्चा में बने हुए हैं। मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार, कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन्स, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। Celebrate True Picture with Sanyo Full HD Festival, 20th to 23rd February, exclusively on Amazon. बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। पान विलास, शौक बड़ी चीज है। क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? कपड़े कलर हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. जुमलों का सियासी शो, सियासत में गधा गाथा, घाटी में हर हर महादेव। देखिए न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लाहौटी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत लाहौटी साहब स्वागत है। लेकिन एक सवाल श्रीवास साहब आपसे, जब आप कहते हैं कि 90% जज परेशान हैं मौजूदा व्यवस्थाओं से, तो ये आपका आकलन कैसे है? कहां से मिला आपको ये आंकड़ा? क्या व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर ये बता रहे हैं, एक अंदाजा है, या फिर बहुत सारे लोग आपकी तरह इंटरनल
मशीनरी जो है उसके तहत न्याय पाने की उम्मीद कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसके आधार पर आप ये आंकड़ा 90% का पेश कर रहे हैं। नहीं, अनुमान के आधार पर नहीं कहा जा रहा है। 90% लोग परेशान, लेकिन अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। कह इसलिए नहीं पाते हैं कि यदि कोई कहेंगे तो कहीं ना किसी न किसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और हमें परेशान किया जाएगा। जी अच्छा, ठीक है। के लाहौटी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आर.के. श्रीवास साहब हैं, एडीजे हैं सिहोरा जबलपुर से, और इनका आरोप है कि तबादले को लेकर खास करके इन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ नीतियां ऐसी हैं, कुछ सिस्टम ऐसा है जिसमें 90% तक जज परेशान हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां जज ही न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, और इस तरीके से मीडिया में आकर उनको मदद मांगनी पड़ रही है? आपका अनुभव क्या कहता है और आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक आप जरा समझाने की कोशिश करें। मेरा मत ये है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक जज की ग्रीवेंस रिड्रेस की जाती है, उसकी ग्रीवेंस को दूर किया जाता है। यदि उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के समक्ष अपनी ग्रीवेंस रखना चाहिए, और वो कमेटी सीनियर जजेस की होती है जो पूर्णतः संवेदनशील होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी विशेष न्यायाधीश को कोई विशेष परिस्थितियों में कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है, और सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय का यह प्रयास होता है कि न्यायाधीश की ग्रीवेंस दूर हो जावे। ठीक है, श्रीवास साहब है हमारे साथ। श्रीवास साहब, लाहौटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने किन प्रक्रियाओं का पालन किया? आप कहां कहां गए न्याय के लिए और आपको न्याय क्यों नहीं मिला? आप संक्षेप में उनको बताएं तो शायद आपको अपना कोई एक रास्ता भी आपको मिल सकता है, एक जवाब भी मिल जाएगा अपने सवालों का। मैंने साहब की बातें सुनी, साहब को नमस्कार करना चाहता हूं। पहले तो जहां तक बात है कि तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय को भी इस तथ्य से अवगत कराया था अप्रैल 2016 में। उसके पश्चात उन्होंने उस चीज को समझा और कुछ समय के लिए स्थानांतरण को निरस्त किए गए। फिर बाद में कुछ लोगों के स्थानांतरण परिवर्तित भी किए गए, लेकिन जो किसी न किसी तरह से अपना कार्य कर सकते थे उनके स्थानांतरण निरस्त कर दिए गए और मेरा स्थानांतरण निरस्त नहीं किया गया। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि हमने आवेदन दिया है और हमें कहीं पर भी पदस्थ करने का अधिकार है, लेकिन बस एक पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरा निवेदन। ठीक है लाहौटी साहब, क्या आपको लगता है कि जिनकी कोई परेशानी है, ठीक है, कोई उनसे अंतर विरोध नहीं है। चलिए ठीक है, श्रीवास साहब आपकी बात को सुना हमने। लाहौटी साहब है, सर आपको लगता है कि ये जिस तरीके से श्रीवास साहब भी अपनी बात रख रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में ये नहीं लगता कि मास स्केल पर कहीं अनियमितता सामने आ रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि एक व्यक्तिगत मामला ये हो सकता है? ये व्यक्तिगत मामला ही है, इनको अपनी ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखना चाहिए, और किसी प्रकार से इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ इनकी बात नहीं सुनी गई है तो इनको चीफ जस्टिस से व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू मांगना चाहिए और उनको अपनी बात कहना चाहिए। इस वक्त मध्य प्रदेश में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन बहुत ही संवेदनशील और बहुत सीनियर जज हैं, और मुझे उम्मीद है यदि एक बार उनसे मिलेंगे इनकी ग्रीवेंस पूरी तरह से एड्रेस हो जाएगी। और बहुत शुक्रिया आपका लाहौटी साहब। एक वक्त थोड़ा सा मैं माफी मांगूंगा, बीए खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे खान साहब श्रीवास साहब को? हाँ, मतलब नहीं, ये जो लाहौटी साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरा पहले ये कहना है कि हर एक हाई कोर्ट में एक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, और जहां जहां भी है उसका कई बार उल्लंघन होता है, ये बात सही है। लेकिन साथ ही ये भी है कि हमारे यहाँ जब हम बाकी सिस्टम में इंसाफ करते हैं लोगों से, तो अपने जजों से क्यों नहीं करेंगे? तो इसी तरह अगर किसी को शिकायत होती है, उस शिकायत का रिड्रेसल, उसका इजाला करने में एक जजेस की कमेटी होती है, जैसे लाहौटी साहब ने कहा, तो उसके पास जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात है तो उनको
उनके सामने रखना चाहिए। चलिए ठीक है श्रीवास साहब, आपने भी सुना, दोनों ही आपसे वरिष्ठ हैं और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का काफी लंबा अनुभव है। ठीक है कि आपने लड़ाई का एक और मोर्चा खोल दिया है, एक और सतह पर आप एक और मोर्चे पर अपनी लड़ाई को लेकर आ गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से सुझाव आपको दिए गए हैं, आप थोड़े और धैर्य से अपनी इस लड़ाई को उसी कानून सम्मत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी। अब आपका अगला कदम क्या होगा इन सुझावों के बाद? मेरा कोई कदम नहीं, मेरी जो समस्या थी मैंने मीडिया के समक्ष रख दी है। अब माननीय उच्च न्यायालय का जो कदम होगा सिरोधार्य होगा सर। चलिए ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है इस चर्चा को जारी रखने के लिए। आप सभी तीनों मेहमानों का, के लोहाटी साहब आपका, बी ए खान साहब आपका और आर के श्रीवास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रीवास साहब जो कह रहे थे, अपनी बात उन्होंने सामने रखी और जिस तरीके से वो तबादले की नीति को लेकर परेशान है, हमने कोशिश की कि एक कानून सम्मत तरीके से और जो अनुभवी लोग हैं इस क्षेत्र में, उनके अनुभव के आधार पर इसके आगे अब श्रीवास साहब को किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि कहीं ये मुमकिन नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए कि वो सिस्टम के तहत कार्य करते हुए किसी जज को या किसी भी न्यायिक अधिकारी को अपने लिहाज से वो इस तरीके से तबादला करते रहे जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए अपना मध्य प्रदेश। नमस्कार। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः पतंजलि ने तैयार किए हैं मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित डाइजेस्टिव बिस्किट, दूध बिस्किट, मैरी बिस्किट, नटखट बिस्किट, नमकीन बिस्किट, नारियल बिस्किट और बटर कुकीज व अन्य बिस्किट्स। लाल अचार, स्वाद जो जी ललचाए। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। पान विलास, शौक बड़ी चीज है। खिली धूप से, खुशियों के रूप से, आँखों में पाले हैं, दिल में संभाले हैं, सुनहरे सपने सुनहरा कर, सुनहरे सपने सुनहरा कर। ये ठाना है हमने, ये माना है, अपना ये कल खुद ही बनाना है। हाँ वादा नया, अपना इरादा है, रुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। देश भर में लोग सुनहरे सपने देख रहे हैं और इन सपनों को संवारे बिरला गोल्ड सीमेंट। बिरला गोल्ड, बिल्ड विद गोल्ड। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। Best of luck, agent.
Tan Bahar. Class never goes out of style. इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि दुग्धामृत। यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम, असली चैंपियन।